Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये हमारा वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है। आपके जितने भी वर्क परमिट रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनका हम आंसर करेंगे इस वीडियो में, और अगर कुछ रह जाता है तो हम दूसरा Q&A वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3। जब जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे, हमें जितने वीडियोस लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में हम बनाएंगे। सो कीप कमेंटिंग, कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट्स हैं, एंड होपफुली आज के Q&A वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So let's start our Q&A. So पहला क्वेश्चन है, I will read out because I have noted in laptop. So पहला क्वेश्चन है, does the education credential have to be verified by ECA for GTS or work permit, or just certification and degree is enough? तो क्वेश्चन ये है कि क्या GTS में या फिर नॉर्मल वर्क परमिट के लिए आपको ECA कराने की ज़रूरत है या नहीं। तो वो नहीं है। आपको किसी भी वर्क परमिट के लिए, चाहे वो GTS के अंडर में हो या नॉर्मल वर्क परमिट, उसके लिए ECA रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपके जो नॉर्मल सर्टिफिकेट्स और जो डिग्रीज हैं, आप उनको लगा के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आप अपना वर्क परमिट करा सकते हो। ECA इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर आपका प्लान PR फाइल करने का है इन फ्यूचर, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल ECA में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो भी हमने आजकल लेटेस्ट न्यूज़ सुना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि उसको आप एडवांस में फाइल कर लो साथ के साथ, तो वो आपका टाइम पे आपका ECA जो अप्रूव होके आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट वर्चुअल नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको अपनी होम कंट्री से बैठ के कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको वर्चुअल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आप ले सकते हो, दैट इज़ गुड टू हैव, क्योंकि आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और क्योंकि आपका कैनेडियन नंबर रहेगा तो फिर यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है कि आप वर्चुअल नंबर कैसे ले सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड करती हैं। आप गूगल करके देख सकते हो, बट जो हम रेकमेंड करेंगे वो sonatel.com है। आप उस पर जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो आप उस पर जाइए और उसके डिफरेंट प्लान्स हैं। आप उनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो, बट जो बेसिक प्लान है वो $10 से स्टार्ट होता है, उसमें आपका काम बन जाएगा। तो यू कैन गो फॉर एनी प्लान। सो आप sonatel.com पे जाइए और वहाँ से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। आप साथ में वेबसाइट्स पे या गूगल पे कोई भी दूसरे वेबसाइट का भी आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको प्लान सही लगे उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करके आप वहाँ पे अकाउंट बना के इजीली परचेज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो अनिल ताबियात ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि कैन वी अप्लाई फॉर LMI वर्क परमिट इन दिस सिचुएशन और नॉट। तो इन्होंने पूछा है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट या LMI के लिए इस सिचुएशन में। सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और इस समय सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग ही हो रही है, क्योंकि पेपर बेस सभी ऑफिसेज बंद हैं। तो आप अगर ऑनलाइन के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर, अगर कोई आपको LMI स्पॉन्सर्ड दे रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, और आपको जाना चाहिए। बट अभी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप देखें तो इंडिया या बहुत सारी कंट्रीज़ का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है अपनी फ़्लाइट्स के लिए। तो जनरली वो अभी सिर्फ PR होल्डर या उनके जो क्लोज वन है उनको ही अलाउ कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, क्योंकि इसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। तो आप उसमें देख सकते हो कि आपको कब आना है, कैसे आना है, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू वी नीड अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। तो कुछ कंट्रीज के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बट कुछ के लिए नहीं चाहिए होता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो होम कंट्री है, आप अगर उस होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं, वो भी IRCC की वेबसाइट पे दे रखा है। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो हम वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चेक करना है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वर्क परमिट के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक बार जब आप यहाँ आते हो तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन टू वर्क इन कनाडा, ये वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए होता है। आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, हाउ आर यू अप्लाइंग। सो बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट के लिए तो सिलेक्ट ऑनलाइन। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कंट्री के बारे में पूछ रहा है। अगर आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल अंगोला सेलेक्ट करती हूँ मैं, तो जो भी होम कंट्री है, अगर आप अंगोला के रहने वाले हैं तो आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके ये सारे आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसमें से आपको इस पर क्लिक करना है, वीज़ा ऑफिस रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेंट्स इन अंगोला। तो अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये जो फॉर्म है ये ओपन होगा। ये बेसिकली जो भी
वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर वर्क परमिट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वर्क परमिट इन द लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम। सो इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हो कि इन सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है या नहीं। सो इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कंट्री ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस फॉर ऑल पर्सन्स 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब है कि अगर आपकी होम कंट्री अंगोला है तो यू विल नीड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर योर वर्क परमिट एज वेल। तो अगर हम बैक जाते हैं एंड आई सिलेक्ट माई होम कंट्री विच इज़ इंडिया, और फिर अगर मैं वीज़ा ऑफिस रिक्वायरमेंट पे क्लिक करती हूँ तो अगेन ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ गया, और इसमें अगर आप चेक करेंगे तो कहीं भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ आपको प्रूफ ऑफ पर्सनल फंड्स चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म एंड देन अदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अटैच, लेकिन यहाँ कहीं भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी होम कंट्री इंडिया है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो दिस इज़ द वे यू कैन चेक। आपको यहाँ जाके ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना है या पेपर बेस पे सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे और वीज़ा रिक्वायरमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उस पर आप देख सकते हैं कि आपको पीसीसी की ज़रूरत है या नहीं है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर नीलवंत ने पूछा है, और इन्होंने पूछा है हाउ डू वी नो दैट दिस जॉब इज LMIA सपोर्टेड और नॉट। सो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि कोई भी जॉब जो पोस्टिंग अगर आप उसमें लिखा हुआ है कि दिस वी आर सपोर्टिंग LMIA, सो डेफिनेटली वो LMIA स्पॉन्सर्ड जॉब है या LMIA सपोर्टेड जॉब है। अगर उसमें नहीं लिखा है तो ये एक डाइसी सिचुएशन है। 90% टाइम जब नहीं लिखा रहता है तो उसमें वो लोकल जो वहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट है उनके लिए वो पोस्टिंग होती है। बट अगर नहीं लिखा और आपको चेक करना है तो आप डेफिनेटली जो भी जॉब जिन्होंने जॉब पोस्टिंग करी है, जो HR है या जो भी रिक्रूटर है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, जैसे कि हमने पहले ही अपने वीडियोस में बताया है कि आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो या आपको कोई रीच आउट करता है तो आप उनसे बोल सकते हो LMIA स्पॉन्सरशिप के लिए, और अगर वो एग्री होते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीनू वर्गीस ने पूछा है एनी पॉसिबिलिटी टू गेट वर्क परमिट फॉर HR रोल्स। सो HR रोल्स के लिए या किसी भी रोल के लिए वर्क परमिट की पॉसिबिलिटी है कनाडा में। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको LMIA देने के लिए रेडी होता है या फिर आपके वर्क परमिट को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होता है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं और वो रोल है उस पर अवेलेबल तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। तो कहीं भी किसी भी रोल के लिए अगर आपको चाहिए तो यू कैन सर्च ऑन इंडीड, लिंक्डइन और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, उस पर आप सर्च कर सकते हो अपने रोल स्पेसिफिक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि आपका LMIA वो सपोर्ट करेंगे या नहीं, या फिर वो वर्क परमिट स्पॉन्सर कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर रहती है। बट इन शॉर्ट टू दिस क्वेश्चन, yes, there is a possibility to get opportunities and work permit on HR roles. सो अगला क्वेश्चन पूछा है सोमा प्रसून ने, और इन्होंने पूछा है कि वर्क परमिट एट द एज ऑफ 47। सो इसका आंसर है यस, मतलब एज कोई फैक्टर नहीं है वर्क परमिट पे, और आपके स्किल पे ही लोग आपको यहाँ बुलाते हैं। तो जब भी आपको वर्क परमिट पे बुलाया जाता है तो आपके स्किल्स पे बुलाया जाता है। बट सिंस बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप फिर अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्किल होनी चाहिए वो बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वो आपको प्रायोरिटी दे। सो यस, आप 47 की एज में भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। So the next question is again from Soma Prasoon, और उनका क्वेश्चन है कि can a 42 years old lady apply for work permit in the field of HR admin? So इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। जैसा गौरव ने बताया कि एज मैटर नहीं करता है यहाँ पे, as long as you have the skills, you have the right skills, और आपको अगर एम्प्लॉयर हायर करना चाहते हैं तो they will hire you irrespective of what age you are at। और जो हमने आपको दूसरी बात बताई कि कोई भी जॉब के लिए यहाँ पे वर्क परमिट अवेलेबल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू गेट LMIA इन नेक्स्ट 6 months
and tell me how much will be the total cost for one LMIA. इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक LMIA के लिए $1000 लगते हैं, जो कि एम्प्लॉयर अप्लाई करता है LMIA, वो आपको नहीं देना पड़ता. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट योर सिचुएशन, लेकिन अगर आपको कॉस्ट जाना है एक LMIA का तो वो होता है $1000. दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि कैन माई हस्बैंड गेट ओपन वर्क परमिट बाय डिफॉल्ट? फॉर दैट व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग टाइम्स एंड चार्जेस? सो बाय डिफॉल्ट वर्क परमिट आपके स्पाउस को नहीं मिलता है. अगर आपके पास LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर है और आप LMIA है, आपके पास वर्क परमिट है, तो आपका जो भी स्पाउस है उसकी ओपन वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग से, और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सेम होती है. जो आपका वर्क परमिट आता है उसी टाइम पे आपके स्पाउस का भी वर्क परमिट आएगा स्टैंपिंग के बाद. सो जनरली आप जब भी अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो साथ में ही आप स्पाउस का करते हो, सो दैट वर्क परमिट है वो साथ में ही आ जाए और आप साथ में ट्रेवल कर सको. Exactly. Last question from the same person is, I have 2 kids below 4 years, so what will be the total expenses? So अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपके पास एक स्पाउस है तो you will be in total 4 members. तो जो भी मेन एप्लीकेंट है, यानी जिसके लिए भी LMIA है और उनका क्लोज वर्क परमिट है, मेन एप्लीकेंट को $155 लगते हैं. एंड आपके स्पाउस का ओपन वर्क परमिट होगा उसके लिए $100 है. और जितने भी डिपेंडेंट आपके हैं, यानी आपके 2 किड्स हैं आपके केस में, तो आपको $150 लगेंगे 2 बच्चों के लिए. सो इन टोटल आपके होते हैं $555, जो कि अराउंड 30K होता है इंडियन रुपीज में. अगला क्वेश्चन पूछा है रोहन पटेल ने, और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ GTS एप्लीकेशन राइट नाउ. सो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में इस समय क्या सिचुएशन है. सो ये अभी चल रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट अभी भी आ रहे हैं. यस, GTS एप्लीकेशन अभी भी प्रोसेस हो रहा है और अप्रूव हो रहा है. So the next question is from Ali Asaf, and his question is, when you apply for work permit under Global Talent Stream, do you get open work permit or employer specific work permit? तो जब आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर में आपको वर्क परमिट इशू होता है, तो अगर आप मेन एप्लीकेंट हो, यानी अगर आपको वो इशू हुआ है, तो दैट विल बी योर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, जो कि क्लोज वर्क परमिट होता है. यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर एम्प्लॉयर विद इन दैट पीरियड अनलेस आपके पास कोई और वर्क परमिट कोई और एम्प्लॉयर करा के देता है, तो तब तक आप नहीं कर सकते. ओपन वर्क परमिट आपके स्पाउस को मिलता है अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम पर्सन, which is what is the next step after getting work permit using global stream. So अगर आपको वर्क परमिट अंडर GTS मिल गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, अगर आपको GTS वर्क परमिट मिल गया है, which is आई बिलीव कि आपको वीज़ा आपका मिल गया है, आपके पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्प होके आ गया है, तो आपको यहाँ पे लैंड करना है. आप जैसे यहाँ पे लैंड करते हो तो आपको यहाँ का वर्क परमिट एक पेपर मिलता है. उस पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके एम्प्लॉयर के बारे में और आपका जो ड्यूरेशन है उसके बारे में, एंड देन वहाँ से आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो. सो बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है GTS वर्क परमिट मिलने के बाद, कि आपको क्योंकि वर्क परमिट नहीं मिलता, आपका बस वीज़ा स्टैम्प होता है, तो आपको यहाँ के ट्रैवल के लिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं. वो सारी चीज़ें रेडी करके रखो, और जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटते हैं इन दिस सिचुएशन, आपको ट्रैवल करना है, और जैसे आप कनाडा में लैंड करते हो दे विल गिव यू वर्क परमिट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई नीड IELTS फॉर वर्क परमिट. सो इसका आंसर है नो, आपको IELTS नहीं चाहिए फॉर वर्क परमिट. बट अगेन, जैसा हमने ECA के लिए आपको बोला था कि अगर आपके प्लान्स हैं इन फ्यूचर PR अप्लाई करने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप IELTS को दे के रखो, क्योंकि IELTS का जो वैलिडिटी होता है वो 2 years का होता है. आप वर्क परमिट अप्लाई करो, बट उसके बीच में या फिर उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, मेक श्योर कि आप अपना IELTS भी दे के अपने रखा हुआ है, सो दैट जब आप PR के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास IELTS स्कोर ऑलरेडी हो, आपके पास टाइम है और आपके स्कोर कम आते हैं IELTS में, तो यू विल स्टिल हैव सम टाइम टू इंक्रीज योर स्कोर फॉर योर PR. सो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया. सो क्या कहाँ से हम लोग, तो काफी टाइम हो गया, भूल गए हम लोग. नहीं, हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं. जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा लखनऊ कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जो दिल्ली के काफी पास है. नवाब एंड कबाब्स. तो हम लोग कबाब्स काफी मिस कर रहे हैं यहाँ पे. So yes, so we are from Lucknow. So guys, this is all for today's Q&A video. Hopefully आपके सारे questions के answers आपको मिल गए होंगे, और अगर अभी भी आपके पास कुछ questions हैं regarding work permit, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमें आप हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन आस्क योर क्वेश्चंस देयर एज वेल.
सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा पीआर सीरीज के लिए वीडियो होगा, और हमने ऑलरेडी पीआर सीरीज के लिए कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने आपको पीआर और एक्सप्रेस एंट्री के बेसिक्स के बारे में बताया, और ये बताया कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट आवर चैनल और वो सारे वीडियोस देखिए पीआर सीरीज में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि वंस यू नो कि आप एलिजिबल हैं पीआर फाइल करने के लिए, तो स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं पीआर एप्लीकेशन में, एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन में, वो हम हाई लेवल आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम ईसीए के बारे में आपको उस वीडियो में बताएंगे कि ईसीए को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो, वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए डालने वाले हैं। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाती हैं, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन डिटेल और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएं ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने एप्लीकेशन के टाइम पे फेस किया है वो सारे इश्यूज आपको फेस ना हो, और आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाए हमारे वीडियो देखने के बाद। Before ending this video, now we have answered all of your questions. हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको कमेंट करके बताना है। So the question for you is, ECA अप्लाई करने के लिए कितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या क्या है? आप कमेंट करके ये आंसर जरूर दीजिएगा। We will randomly select all the answers and we will randomly select the winners. इन्हीं 3 winners का नाम हम शाउट आउट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। So stay tuned with us. See you in our next video. Till then, take care of yourself. Bye.